हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेके आए, फेज चेंज कर्व्स। क्लास लेक्चर में हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा था। कैलोरीमेट्री में हमने फेज चेंज होने के लिए क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एक होता था सेंसिबल हीट जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, एक होता था लेटेंट हीट जिसमें फेज चेंज होता है। तो इनका ग्राफ्स देखने वाले आज, और क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, क्या ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, ऐसी चीज़ें भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिर्फ टेम्परेचर ही पैरामीटर नहीं होता, प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिस पे ये फेज चेंज चीज़ें कर्व्स डिपेंड करती है। तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल इन टुडेस लेक्चर। सो फेज चेंज कर्व, हमारा बेसिक फेज चेंज कर्व आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, एक वाटर का फेज चेंज कर्व लिया हुआ है, उसका हम लोग टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन है, हमने लेटेस्ट से -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले लिया। तो पहले गर्म किया उसको, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा -20 से -5, -10, -5 और 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये लाइन जो है सॉलिड स्टेट में है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यहाँ पर हीट सप्लाई एक्स एक्सिस में हमने लिया हीट सप्लाइड, वाई एक्सिस में टेम्परेचर लिया हुआ है। तो आपने जब हीट सप्लाई किया तो ये आपका एनर्जी लेके टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो इट्स ए सेंसिबल हीट, तो सॉलिड स्टेट में रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। व्हेन इट रीचेस ए क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर फेज चेंज होता है, वहाँ पर फेज चेंज होता है। ये सारी चीज़ें 1 ATM पे ली हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया हुआ है। सो जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे आए, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गए, तो अब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो फेज चेंज होने वाला है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ में ये वाला पार्ट है, ये वाला जो रीजन है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। एज यू कैन सी इट्स ए टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो आपका फेज चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग सेपरेटेड एंड दे आर गोइंग फर्दर अपार्ट। सो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाइड है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। जब एनर्जी सप्लाई सफिशिएंट हो जाए, ये एनर्जी यहाँ पर इतनी दिखाई गई है। हमने देखा कि लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर वाटर इज़ लेस देन कन्वर्टिंग वाटर टू गैसियस स्टेट। इसमें जो लेटेंट हीट होगी वेपराइजेशन के लिए वो ज़्यादा होगी। तो पहले तो 0 डिग्रीज ऑफ वाटर आइस से 0 डिग्रीज ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्रीज ऑफ आइस से 0 डिग्रीज ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से वापस आपने कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो, कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हो। तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इधर हीट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो वापस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 6 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 12 डिग्रीज होता जाएगा। और एग्जैक्टली सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट पे 100 डिग्रीज पे वो अगेन क्रिटिकल स्टेट पे पहुंच जाएगा। 100 डिग्रीज एट 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहाँ पर उसका वापस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट जाने का प्रोसेस चालू होगा। मतलब वो एनर्जी लेगा लेकिन उनका टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे, बट उनके बीच का जो गैप है, बॉन्ड्स है, वो दूर होते जाएंगे। मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना लगा। तो इसके बीच में जो स्टेट है, वो स्टेट में ये मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा, पार्शियली लिक्विड पार्शियली गैसियस स्टेट, सिमिलर टू दिस वन। ओके, अब वो एनर्जी सप्लाई बढ़ता गया। एक टाइम पे लेटेंट हीट सफिशिएंट है कंप्लीट वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 100 डिग्रीज ऑफ वाटर से 100 डिग्रीज ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब और टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो तो स्टीम का टेम्परेचर वापस 105 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 120 डिग्रीज बढ़ता जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये जो लेटेंट हीट है टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट is more than the latent heat required to convert from solid state to liquid state for an ice to water में जो एनर्जी है वो कम है as compared to converting water to gaseous state। तो यहाँ भी देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके।
तो फेस चेंज जब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिस ग्राफ टेल्स अस फेस चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट नहीं होता है, सेंसिबल हीट होता है। सेंसिबल हीट को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? mc डेल्टा टी से, mc डेल्टा टी से। तो यहाँ पर इधर हीट एनर्जी या टाइम का ग्राफ भी बन सकता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो टाइम रिक्वायर्ड भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, टाइम वर्सेस टेम्परेचर, तो वो हीट ट्रांसफर रेट हो जाता है। तो यहाँ पर इन स्लोप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अब डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ग्राफ में स्लोप ऐसा है, यहाँ पर कुछ लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ा, स्लोप बढ़ गया। तो अगर मैं इस ग्राफ को टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ मान रहा हूँ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ मान रहे हो और हीट ट्रांसफर रेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो स्लोप है वो dt बाई dt होगा। स्लोप क्या होगा? dt बाई dt होगा। ओके, तो स्लोप जो है dt बाई dt है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, ये स्लोप देता है। तो हमारा फॉर्मूला हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूँ, हीट ट्रांसफर रेट, दैट इज पावर सप्लाइड। आपने इलेक्ट्रिकल गीज़र या कोई पावर सप्लाइंग डिवाइस दे दिया जिससे पानी आपका गर्म हो रहा है। ओके, गीज़र के अंदर कॉइल्स होती है जिसको आप कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करो, तो ये पावर सप्लाइड मान सकते हो पर यूनिट टाइम, और हीट एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम जो हीट ट्रांसफर रेट है, जिसका यूनिट हो जाएगा वाट। इसको लिख सकते हो mc dt वॉज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो dt बाई dt, mc dt बाई dt। अगर आपने पावर सप्लाई कांस्टेंट रखा है, जैसे आपने स्विच ऑन किया है, तो वो जो पावर कंटिन्यूसली आ रहा है वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है, कांस्टेंट रेट से आ रहा है, मतलब Q इज कांस्टेंट। तो dt बाई dt को आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 बाई mc इंटू Q बाई mc। अब Q बाई mc से हमको क्या पता चल रहा है? dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई mc, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई mc, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं सेम मास ले रहा हूँ, दो लिक्विड्स को सेम मास ले रहा हूँ और दोनों का टेम्परेचर बढ़ने का रेट या घटने का रेट अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट का इन्वर्स का रेशियो होगा। मतलब जिसका टेम्परेचर बढ़ने का रेट ज़्यादा है उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, राइट, बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शन में। और जिसका टेम्परेचर रेट घटने का या बढ़ने का रेट कम है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dt बाई dt 2 बाई dt बाई dt 1 इन्वर्स में है। अगर मास भी अलग अलग है तो मास को भी लेना है, अगर मास सेम है तो इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, और मास अलग अलग है तो इन्वर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ m1c1 बाई m2c2। इस फॉर्मूला से दो अलग अलग लिक्विड्स का थर्मल कैपेसिटी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कम टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसका थर्मल कैपेसिटी कम है, और जिसमें टेम्परेचर देरी से बढ़ रहा है उसका थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट। सो dt बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mc। अगर मास दो लिक्विड्स का सेम लिया है और दोनों को गर्म किया है, दोनों का हीट सप्लाइड सेम रखा है, तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ने का रेट अलग होगा, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट होगा, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट होगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे हमको पता चलेगा किस में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज स्पेसिफिक हीट का इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये स्लोप देख के हम लोग को दो लिक्विड्स को कंपेयर कर सकते हो, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो अगर आपको मैं दो लिक्विड्स दे दूं, ए और बी, यहाँ पर टाइम है, तो आप देख सकते हो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका टेम्परेचर बढ़ने का रेट ज़्यादा है। तो dt बाई dt फॉर A इज़ ग्रेटर देन dt बाई dt फॉर B। अगर मैं बोल दूँ दोनों लिक्विड्स को सेम प्रोपोर्शन में, सेम मास के रेशियो में लिया है, तो कैन यू कमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट्स। तो जिसका ग्रेटर है
उसका C छोटा है तो इन्वर्स में हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाएगा, तो CA इज लेस देन CB, स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ B। ये पता चल रहा है हमको इस ग्राफ से, तो ये ग्राफ बहुत सिग्निफिकेंस का है। सिमिलरली लेटेंट हीट के बारे में देख सकते हो, जितना ज़्यादा ये गैप होगा, अगर मैं इसको लेटेंट हीट का भी कंपैरिजन दिखाऊं यहाँ पर, इसका इतना गैप में हो रहा है, इसका इतना हो रहा है, तो लेटेंट हीट किसको ज़्यादा चाहिए होगी? B को। एज यू कैन सी दिस लाइन इज लॉन्गर, मतलब वो एनर्जी ज़्यादा ले रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ B, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ B इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ A। तो ग्राफ कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, ग्राफ कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स। इस ग्राफ्स को देख के हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ों को कंपेयर करा सकते हैं हम लोग, दो चीज़ों को कंपेयर, दो या तीन चीज़ों को भी कंपेयर करा सकते हैं, है ना। जितने भी ग्राफ एक ही पॉइंट्स पे मर्ज कर सकते हो, हीट सप्लाइड कांस्टेंट रख के या हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट रख के, तीनों के बारे में कमेंट करने के लिए पूछा सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि dt/dt इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कैपेसिटी, और अगर मास सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी विल बी सीइंग समथिंग कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कोई भी लिक्विड या गैस सॉलिड के, ट्रिपल पॉइंट ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ पर, ऐसे फेस चेंज में हमने देखा कि स्पेशल क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं या लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस कैन को एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। उस स्टेट का जो रेफरेंस पॉइंट है या उसका जो टेम्परेचर्स है उनको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट इज बिकॉज तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने आपके लिए डायग्राम लेके आया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो इस डायग्राम को समझते हैं क्या क्या चीज़ें। देखो इस तरफ ये जो स्टेट है आइस लिखा हुआ है, तो ये आइस वाला स्टेट है, इसमें सॉलिड स्टेट में है। ये वाटर की बात हो रही, आइस, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इज स्टीम। सॉलिड स्टेट में आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में वाटर और गैसियस स्टेट में स्टीम। तो यहाँ पर आइस लिखा हुआ है, ओके। इस तरफ है जो दूसरा कलर है ब्लू, वो आपका वाटर है, और नीचे वाला जो कलर है वो वेपर स्टेट में, ये वेपर स्टेट में, ये पूरा वेपर स्टेट में। बीच में कुछ लाइंस बनाई है तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से इस तरफ जाओगे तो गैस में। बट कभी कभी क्या होता है, देखो डायरेक्टली सॉलिड से आप गैस में जा सकते हो, सॉलिड से गैस में जा सकते हो। यहाँ पर ये लाइन क्या बता रही है, आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई भी रैंडम टेम्परेचर्स पे नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे होती है और कुछ पर्टिकुलर प्रेशर्स पे होती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। पहली बात तो देखो, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। इट इज़ मोर देन 90 डिग्रीज, इट इज़ नेगेटिव। इसका स्लोप नेगेटिव है, ओके। इसका स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो इसके ग्राफ में इस तरफ क्या है? प्रेशर, और इस तरफ है टेम्परेचर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट पीछे शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर्स पे बॉइलिंग पॉइंट छोटा हो जाएगा। देखो प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर यहाँ 1 atm है, 1 atm पे आपका आंसर आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर कोई टेम्परेचर पूछे वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट मैं अगर प्रेशर बढ़ा देता हूँ 1 atm से 2 atm 1.5 atm ऐसा कुछ कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। देखो यहाँ पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है नीचे, तो यहाँ पर 100 से कम है, यहाँ पर 100 से टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर तो इस तरफ बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है। मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घट रहा है। पहला पॉइंट, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घट रहा है इस स्टेट में, ओके। एज वी कैन सी प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? जब y में बढ़त होती है x पे घटता है, ओके। dy/dx नेगेटिव है, dy/dx नेगेटिव है। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है। सो हाई प्रेशर्स पे लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ना। दिस इज द एडवांटेज। प्रेशर कुकर में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है ना, प्रेशर बढ़ा देते तो लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, ओके। देन इस तरफ आते हैं,
सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं बात, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट हाई प्रेशर्स पे, कम टेम्परेचर्स पे फ्रीज हो जाएगा। मतलब अभी 1 ATM पे 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। सॉरी, ओके। सो लोअर टेम्परेचर्स पे फ्रीज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज प्रेशर बढ़ा दिया आपने, प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत पास को दबा रहे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे तो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड होना ही था, है ना, लिक्विड से सॉलिड होना ही था। जब दबा रहे हो किसी चीज़ को, प्रेशर दे रहे हो, तो पास आ जाएंगे, और जब पास आ गए तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉट ड्यू टू टेम्परेचर बट ड्यू टू प्रेशर। 1 ATM के प्रेशर पे वो 0 डिग्रीज मांग रहा है, बट 2 ATM पे शायद 0 से कम, -5 पे भी वो सॉलिड हो जाएगा, मतलब सॉरी और कम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर मतलब वो 0 डिग्रीज पे सॉलिड नहीं रहेगा, वाटर स्टेट में रहेगा जब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो है ना। तो आपको और प्रेशर बढ़ाने से और लो टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, और लो टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, ओके। देन लिक्विड स्टेट से जब गैसीय स्टेट की जा रहे हो, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यू कैन सी दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका 1 ATM पे प्रेशर बॉयल पॉइंट होता है। बट अगर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो हाई प्रेशर्स पे हायर टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होंगे बॉयल होने के लिए, हाई प्रेशर्स पे हायर टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होंगे बॉयल होने के लिए। यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना हो, इट विल रिक्वायर ए हायर टेम्परेचर। देखो अगर मैं ये हायर प्रेशर ले रहा हूँ, ये 1 ATM है, ये 1 ATM है, तो मैं कुछ हायर प्रेशर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये लाइन जो है क्रिटिकल लाइन, इस लाइन पे फेज चेंज होता है, इस लाइन पे फेज चेंज होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्रीज पे हो रहा था, यहाँ पर और ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये पॉइंट्स क्लियर है। एक कॉमन ऐसा प्रेशर देखा गया और ऐसा टेम्परेचर देखा गया जहाँ पर तीनों स्टेट्स कॉमनली एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है जहाँ पर उसका प्रेशर टेम्परेचर देखो 0.01 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको यूज़ किया हुआ था पहले भी, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर देखते तो 0.006 ATM। अब ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 101,325 पास्कल होता है, 101,325 पास्कल्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.013 बार, 1.013 बार, और 100 किलो पास्कल के आसपास आप मान सकते हो। तो 100 किलो पास्कल से बहुत छोटा, मतलब 0.006 है ना, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स छोटा, 6 बाई छोटा अप्रॉक्सीमेट मान सकते हो। तो ये 100 टाइम्स छोटा है अप्रॉक्सीमेटली। तो उतने कम प्रेशर पे और टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर और वो प्रेशर है जहाँ पर तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जैसे इसको मैं एनर्जी दूँ तो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से आपने इस पॉइंट से एनर्जी दी, एनर्जी देने से वो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता है, और डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड होता है, तो हमने देखा हुआ पहले भी नॉर्मल लाइफ में। इस सॉलिड से गैस भी हो सकता है डायरेक्टली, इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करते हैं, और ये लाइन है सब्लिमेशन की लाइन। यहाँ पर तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एनर्जी देने से वो लिक्विड में या गैस में, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट ट्रिपल पॉइंट। इट्स अ स्टेट वेयर इफ एनर्जी सप्लाइड it can convert into other formats may be liquid or gas, and if energy is removed, इसमें से मैं एनर्जी रिमूव करूँ तो वो उल्टा आइस में भी जा सकता है या लिक्विड में भी आ सकता है। गैसियस स्टेट वाला जो
इसमें तीनों स्टेट है। गैस में से मैं एनर्जी रिमूव करूँ तो आप सोचोगे लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड तो हो ही सकता था, लेकिन सॉलिड भी हो जाएगा सडनली, है ना। तो इसमें तीनों प्रोसेस पॉसिबल है, तीनों प्रोसेस पॉसिबल है। एनर्जी ऐड करने से सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड या गैस हो जाएगा, और एनर्जी रिमूव करने से शायद वो डायरेक्टली लिक्विड ना होकर डायरेक्टली सॉलिड भी हो जाए, डायरेक्टली सॉलिड भी हो जाए। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते। इसका इफेक्ट ऑफ स्लोप देखे ग्राफ में, वापस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन जैसा है, ऐसा कर्व है यहाँ पर, है ना, ये कर्व ऐसा है। तो ये ट्रिपल पॉइंट है आपका, तो ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेस freezing point decreases. If delta P increases, temperature change delta T decreases, टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर घट रहा है, पीछे शिफ्ट हो रहा है ग्राफ देखो, प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका वाई एक्सिस बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस घट रहा है ना, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया था हमने और वाई एक्स में प्रेशर लिया था। सेम पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इफ डेल्टा पी इंक्रीजेस, इसकी बात कर रहा हूं अभी, अब हम लोग लिक्विड टू गैसीय स्टेट की बात कर रहे हैं, पहले एक बात की थी सॉलिड टू गैसीय स्टेट वाला, इस रीजन की बात कर रहे थे पहले, इस रीजन को मैं 1 बोल रहा हूँ, ये 1 का इक्वेशन है, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ। ओके, तो 2 की बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इफ डेल्टा पी इंक्रीजेस, डेल्टा टी इंक्रीजेस। ओके, दिस 2 आर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हियर, कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा जब सॉलिड टू लिक्विड की गैस की बात हो रही, लिक्विड टू गैस की बात हो रही, तो इस फेज़ में आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट्स पॉजिटिव है, और ये वाला स्लोप जो है नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ये पॉइंट से हमको पता चलता है कि प्रेशर बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। हायर प्रेशर पे हायर 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, 120 पे बॉयल होगा शायद, है ना। हायर प्रेशर पे बॉयल होना और डिफिकल्ट है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में स्टीम की एनर्जी को, स्टीम हैज़ हायर एनर्जी, वो इजीली बॉईल कर पाता है चीज़ों को, इसलिए। ओके, तो इसको नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग देखा ये 0.01 डिग्री सेल्सियस और 0.006 ATM का प्रेशर बहुत छोटा होता है, और नॉर्मल लाइफ में हम लोग इसको इजीली विजुलाइज नहीं कर पाते कि भाई एनर्जी दी वाटर को या आइस को, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वो बहुत हाई, बहुत लो प्रेशर पे हो रहा है। बट नॉर्मल लाइफ में ये देखने को मिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पॉइंट ऑफ ट्रिपल पॉइंट है वो 1 ATM के आसपास ही है, और उनका जो टेम्परेचर है वो भी रूम टेम्परेचर्स के आसपास है। तो इससे फ़ायदा हुआ कि उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसी चीज़ें हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखने को मिली, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, फेज डायग्राम ऑफ CO2, फेज डायग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर स्केल है। तो एज यू कैन सी, ये जो है ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिपल पॉइंट इज एट 5.1 ATM, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है। ओके, तो इससे कम आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली आप अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बात करो तो 1 ATM यहाँ पर होगा, 1 ATM प्रेशर यहाँ पर होगा। तो 1 ATM का जो आपका टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर अलग है 1 ATM के लिए। तो 1 ATM में आप इसको डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करोगे तो डायरेक्टली आप देख सकते हो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली सब्लिमेशन स्टेट में होगा रैदर दैन कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करोगे वो डायरेक्टली गैस हो जाएगा, डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इनके भी इनका ट्रिपल पॉइंट जो होता है
वो 5.1 ATM पे 5.1 ATM पे, तो इसका 1 ATM और नीचे है, इसलिए हम नॉर्मल स्टेट में इसको जब गर्म करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, वो डायरेक्टली लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली गैस बन जाता है। और जब गैस को कूल करते हैं वो लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। डायरेक्टली 1 ATM के प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर चीज़ें कर रहे हो तो आपका कन्वर्जन गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस दिखेगा, रैदर देन कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए उसके लिए हाई प्रेशर्स पे जाना पड़ेगा, है ना। ये नॉर्मल स्टेट में इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्यों एग्जाम्पल के लिए चूज़ किया, बिकॉज इट टेल्स यू हाउ द कन्वर्जन अकर्स एट 1 ATM। 1 ATM पे और नॉर्मल लाइफ में सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो रहा है, ये हम नॉर्मली देख सकते हैं। ओके, सो इसका स्लोप्स देखा जाए तो इसका स्लोप ऑलमोस्ट 0 या पॉजिटिव मान सकते हो, बहुत कम वेरिएशन है, और इस तरफ का स्लोप पॉजिटिव है। ओके, तो इस तरफ आप देख सकते हो, अगर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, उसको गर्म करोगे मतलब उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इसका भी स्लोप थोड़ा सा पॉजिटिव है, वेरी स्लाइट पॉजिटिव। तो इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज़ होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, बट हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूरे चैप्टर में जनरली वाटर के बारे में होगा, तो वाटर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों सीखा हमने, टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन सी इट इन डे टू डे लाइफ, दैट सॉलिड कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस without converting into liquid. I hope these points are clear. इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ टीचर डिस्कशन 1 अगला लेक्चर हम लोग करेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।